हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IQ ज्ञान। तो आज हम 31 मार्च का हिंदू न्यूज़पेपर देखेंगे। एडिटोरियल और इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ आर्टिकल्स है उसको हम कवर करेंगे और साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट नोट्स है उसको भी हम कवर करेंगे। उसमें आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कर लें इसको और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। तो पहला जो इम्पोर्टेंट न्यूज आपका, सर्ज इन केसेस अ कॉज फॉर कंसर्न सेंटर। तो ये बेसिकली इसलिए मैंने रखा है कि अभी जो कुछ जगहों पे काफी केसेस बढ़ रहे हैं, जैसे कि उन्होंने कुछ 10 डिस्ट्रिक्ट्स का बताया है जहाँ पे सबसे ज्यादा केसेस बढ़ रहे हैं। ये 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ये मुंबई है, पुणे, थाने, नागपुर, नासिक, दिल्ली, बेंगलुरु अर्बन, अहमदनगर, नांदेड़, औरंगाबाद। तो यहाँ पे बेसिकली आपका, अगर आप यहाँ पे जा रहे हैं या यहाँ रहते हैं तो जरूर आप अप्रोप्रिएट सावधानी रखें ताकि आप कोविड इन्फेक्ट नहीं हो। इसके अलावा जो DGCA ने भी कुछ गाइडलाइन जारी की है कि कोविड प्रोटोकॉल्स को लोगों को एयरपोर्ट पर फॉलो करना जरूरी है। अगर वो फॉलो नहीं करते हैं तो अप्रोप्रिएट उसको पेनल्टी लगाई जाए। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान में रखें अगर आप एयरपोर्ट जा रहे हैं या फिर आप अगर इन शहरों में रहते हैं या इन शहरों में आपके रिलेटिव रहते हैं, तो ताकि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर आप जरूर फॉलो करें। नेक्स्ट आपका आर्टिकल है, मणिपुर रिट्रैक्ट्स लेटर ऑन रिफ्यूजी। तो ये बेसिकली मणिपुर जो है आपका बॉर्डर है आपका म्यांमार से। तो म्यांमार में जो हमने देख रहे हैं अभी कुछ दिनों से कि वहाँ पे जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लोग वहाँ से फिर भाग करके आ रहे हैं, यहाँ पर वायलेंट प्रोटेस्ट हो रहा है वहाँ पर। तो उसको लेकर के पहले होम मिनिस्ट्री ने, मैंने इसको डिस्कस किया था प्रीवियस हिंदू एनालिसिस में। तो उसमें जो होम मिनिस्ट्री ने कहा था कि रिफ्यूजी लेटर दिया था कि रिफ्यूजी शुड बी आइडेंटिफाइड एंड डिपोर्टेड। तो होम मिनिस्ट्री ने कहा था कि जो भी रिफ्यूजी जो बॉर्डर स्टेट्स है, हमारे से मिजोरम एक बॉर्डर स्टेट है, तो लैंड बॉर्डर शेयर किया जाता है। तो उसको देखने के लिए स्टेट्स को कि रिफ्यूजी जो है वो यहाँ पे आके सेटल नहीं हो, उसको आइडेंटिफाई करें, आप बॉर्डर को क्लोज करें और जो रिफ्यूजी आ रहे हैं उसको वापस आप रिपोर्ट कीजिए म्यांमार वापस। ये होम मिनिस्ट्री ने कहा था। लेकिन जो है अभी म्यांमार गवर्नमेंट ने, सॉरी मणिपुर गवर्नमेंट ने जो उसको है ना अपना लेटर जो प्रीवियस इसको लेकर के जो लेटर दिया था, इशू किया था, उसको विड्रॉ कर लिया है। और इसमें उस लेटर में कहा गया था कैंप्स डायरेक्टिंग ऑफिसर नॉट सेट अप एनी कैंप्स फॉर म्यांमार नेशनल क्रॉसिंग द बॉर्डर। पहले था कि इसमें कैंप देने के लिए था, कैंप बनाने के लिए था, उसको अभी हटा दिया उन्होंने। इसके अलावा मिजोरम गवर्नमेंट ने कहा है कि वो जो है उनको एम्प्लॉयमेंट देगी अंदर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के अंतर्गत। इन लोगों को रोजगार दिया जाएगा ताकि वो कमा सके और खा सके। इस स्कीम की अगर मैं बात करूं तो ये काफी पॉपुलर स्कीम है, आपने पहले भी इसको शायद पढ़ा होगा। तो ये बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम है जो कि सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए है, लेकिन इसका रूल बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करती है। तो देखते हैं कैसा इसका रहता है रिएक्शन, सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या रिएक्शन रहता है इसके ऊपर में। तो उसके लिए आपको बेसिकली मनरेगा जो स्कीम है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम जो है, एक्ट जो है, इसको जानने की जरूरत है। ये बेसिकली स्कीम जो है या फिर आप कह सकते हैं जो एक्ट है, वो 100 दिन का गारंटी एम्प्लॉयमेंट देता है हर फाइनेंशियल ईयर में। किसको? एडल्ट मेंबर्स ऑफ एनी रूरल हाउस होल्ड। इसमें कुछ पॉवर्टी का ऐसा कुछ नहीं है क्राइटेरिया। हर है ना रूरल हाउस होल्ड के एडल्ट मेंबर को वो गारंटी देता है कि आप काम कर सकते हैं, 100 दिन का गारंटी टू डू पब्लिक वर्क रिलेटेड अनस्किल्ड मैनुअल मैनुअल वर्क। तो अनस्किल्ड इसमें काम दिया जाएगा, स्किल्ड काम नहीं दिया जाएगा, मैनुअल और ऊपर से मैनुअल काम दिया जाता है। ये सब पॉइंट आप नोट कर लें कि रूरल हाउस होल्ड के लिए है। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है एडल्ट मेंबर्स ऑफ रूरल हाउस होल्ड और अनस्किल्ड काम के लिए 100 दिन की गारंटी ये देती है एक्ट। इसमें एटलीस्ट 1/3 बेनिफिशियरी जो है वीमेन होनी चाहिए, जो आप बेनिफिशियरी इनरोल कर रहे हैं इसमें, इस स्कीम के अंदर में एक ग्राम पंचायत या उसमें डिस्ट्रिक्ट में, तो एटलीस्ट 1/3 जो है वीमेन होनी चाहिए उसमें। इनको जो वेजेज मिलेगा वो मिनिमम वेजेज जो है, स्टेचुटरी मिनिमम वेजेज जो है, गवर्नमेंट का नोटिफाइड मिनिमम वेजेज जो है, एग्रीकल्चर लेबर्स का जो है वो आपको मिलेगा मिनिमम वेज। इसके अलावा ग्राम सभा बेसिकली इसमें इसको पावर दिया गया है कि वो रिकमेंड करे कौन सा काम कराना है। उसके अलावा बेनिफिशियरी जो है वो भी ग्राम सभा के थ्रू जो है इसमें इनरोल होते हैं। तो लोकल ग्राम सभा को पावर दिया गया है इसमें स्कीम में। तो एक लीगली बैक्ड गारंटी है। अगर 15 दिन के अंदर आपको काम नहीं मिलता है, अगर आपने काम के लिए एप्लीकेशन दिया, 15 दिन के अंदर अगर काम आपको नहीं मिलता है, तो आपको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस जो है देना होगा डिस्ट्रिक्ट को, गवर्नमेंट को। जॉब सीकर जो एलिजिबिलिटी है वो बेसिकली 18 साल हो जाना चाहिए। साहब हमने देखा अडल्ट मेंबर मतलब है 18 साल का आपका एज हो जाना चाहिए एप्लीकेशन समय में। और लोकल हाउस होल्ड आप होने चाहिए, मतलब उस ग्राम पंचायत ग्राम सभा के मेंबर होने चाहिए जहाँ पे आपको काम, आपने काम के लिए आवेदन दिया है। तो ये एलिजिबिलिटी है, ये स्कीम के बारे में ब्रीफली है। तो काफी इंपॉर्टेंट जो राइट टू वर्क जो है ये स्कीम देता है आपको, राइट टू वर्क, राइट टू वर्क, राइट टू लिवलीहुड।
तो ये जो बेसिकली स्कीम का ऑब्जेक्टिव था, ये 2005 में अप्रॉक्स स्टार्ट हुआ है और उसके बाद काफ़ी कुछ चेंजेस भी हुए हैं इसमें स्कीम में। नेक्स्ट आपका आर्टिकल है स्कूल्स टू फोकस ऑन होलिस्टिक डेवलपमेंट। ये बेसिकली दिल्ली अपनी जो एक अलग बोर्ड उन्होंने सेटअप किया है, दिल्ली बोर्ड फॉर स्कूल एजुकेशन। इसकी पहली मीटिंग हुई थी। तो ये मैंने इस आर्टिकल इसलिए रखा है क्योंकि अगर ऐसे आता है या इस एजुकेशन सिस्टम पे आपको कुछ लिखने आता है तो उसमें आप इसका एग्जाम्पल या केस स्टडी दे सकते हैं। इसने बताया जो वहाँ के स्कूल एजुकेशन मिनिस्टर है, उन्होंने बताया कि ये नया अप्रोच है, कैसे इससे क्या फायदा होगा। तो रोट लर्निंग जो होता है कि रट के पढ़ने का, उसका प्रैक्टिस को हम खत्म करेंगे और होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा ना स्टूडेंट्स का। कंटिन्यूअस फॉर्मेटिव असेसमेंट, मतलब जो एक ब्रेक असेसमेंट होता है कि साल के अंत में आप उसको एग्जाम लेते हैं या बीच में एग्जाम लेते हैं, वैसा नहीं होगा। कंटिन्यूअस असेसमेंट होगा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, क्वालिटी असेसमेंट होगा इसमें। इंकरेज ए ग्रोथ माइंडसेट अमंग स्टूडेंट, तो ग्रोथ माइंडसेट जो है स्टूडेंट के बीच में, लर्निंग जो है वो अलग तरह की लर्निंग वहाँ दी जाएगी, वो ताकि रीजनिंग कर सके, समझ सके, उन चीज़ों को समझ के पढ़ सके। ये सब चीज़ें इस एजुकेशन बोर्ड में रखा गया है। इसका पर्पस जो है ऑब्जेक्टिव एक तरह से, इससे स्टूडेंट का फुल पोटेंशियल जो है आप अचीव कर पाएंगे। टीचर्स को ऐसा करिकुलम बनाया गया है। उसके अलावा मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इसमें यूज किया जाएगा। तो ये सब जो है बेसिकली एजुकेशन सिस्टम को लेकर के, या फिर जो एजुकेशन पे कुछ सवाल आता है या ऐसे स्टडी आता है तो उसमें आप इसको केस स्टडी की तरफ से दे सकते हैं, या इन चीज़ों का आप सजेशन की तरह से, वे फॉरवर्ड की तरह से आप लिख सकते हैं कि क्या क्या जो चेंजेस हैं एजुकेशन सिस्टम में लाने की जरूरत है। जैसे यहाँ पे जो अपने हैप्पीनेस करिकुलम है, यहाँ पर एक तरह से दिल्ली में इंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम है, देशभक्ति करिकुलम है। तो इन सब चीज़ों को, करिकुलम को भी हम इंक्लूड कर सकते हैं बाकी बोर्ड में, बाकी एजुकेशन सिस्टम में। हैप्पीनेस करिकुलम को ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है प्रीवियस आर्टिकल में, इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसको कि आप क्लिक करके उन हैप्पीनेस करिकुलम के बारे में समझ सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो आप सजेशन के तौर पे, वे फॉरवर्ड के तौर पे आप अपने आंसर्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो है आर्टिकल है एडिटोरियल इंडिया डज नॉट साइन व्हेन ओनली सम ग्लीम। तो ये बेसिकली जो है राइटर ने बताया कि कैसे जो पेंडेमिक के बाद इनइक्विटीज आई है, मतलब कि कुछ रिच लोग जो है और रिच हो गए हैं, पुअर पीपल और पुअर हो गए हैं, पॉवर्टी इंडिया में बढ़ी है। और उसको लेकर के उन्होंने बोला कि सिर्फ जो ग्रोथ है, जो ग्रोथ प्रोसेस है, ग्रोथ पर्सपेक्टिव है, उसको हमें चेंज करने की जरूरत है कि किसे हम ग्रोथ कहें और किसे हम ग्रोथ ना कहें। इस बेसिकली इन्होंने जैसे कि बताया है पहले कि ग्लोबल कुछ कुछ एग्जांपल दिया है इंडिया के केस में, जो इनइक्विटी की मैं बात कर रहा हूँ कि जो रिच और पुअर के बीच जो डिवाइड जो है, इकोनॉमिक डिवाइड वो बढ़ा है। पहले इन्होंने बताया ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में कि इंडिया का जो रैंकिंग है वो गिर गया और 94 रैंकिंग पे हम आ गए हैं आउट ऑफ 107 कंट्रीज। तो ये खराब एक रैंकिंग है। इसके अलावा वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट, जो आपका हैप्पीनेस रिपोर्ट है, जो मार्च 2021 में भी रिलीज हुआ है, उसमें भी जो इस कंपेयर की, उसमें बेसिकली रिपोर्ट में क्या किया गया, कंपेयर्स सिटीजन्स ओन परसेप्शन ऑफ देयर वेलबींग। तो उनका वो कैसे समझते हैं कि वो अच्छे हैं कि नहीं है, उनका सर्वे किया गया इस रिपोर्ट में। उसमें भी इंडिया का रैंकिंग काफी पुअर है। अमंग्स द लीस्ट हैप्पी इन द वर्ल्ड, इंडिया का रैंकिंग जो है, तो अभी 144वां रैंकिंग है इंडिया का, काम का है। तो 150 कंट्रीज के रैंकिंग में 144th रैंक है इंडिया का। तो ये भी, इसमें भी खराब है रैंकिंग एक तरह से। इसके अलावा बेसिकली यहाँ पे इन्होंने बताया कि इंडिया का इन्वायरमेंट के रैंकिंग जो है, इसमें भी इंडिया रैंक्स 120 आउट ऑफ 122 कंट्रीज इन वाटर क्वालिटी, 179 आउट ऑफ 180 कंट्रीज एयर क्वालिटी। तो इन्वायरमेंट पर्सपेक्टिव से देखें तो वहाँ भी हमारा रैंकिंग अच्छी नहीं है। तो इन सब चीज़ों को जोड़ के इन्होंने बताया कि कैसे जो है डाइवर्सिटी, सॉरी डिवाइड जो है, रिच और पुअर डिवाइड वो बढ़ा है पेंडेमिक के कारण। पेंडेमिक हैज रिवील स्ट्रक्चरल फ्लॉ इन कंट्रीज इकोनॉमिक। तो पेंडेमिक से हमें स्ट्रक्चरल फ्लॉज है हमारे कंट्री की इकोनॉमी में, वो रिवील हुआ है, वो बताया गया है, वो और उभर के सामने आया है। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि स्टॉक मार्केट जो बहुत बड़ा है, तो रिच जो है और रिचर हुए हैं। लेकिन अगर वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट हम देखें, अगर उन्होंने कहा कि जो नंबर ऑफ पीपल हु आर पुअर इन इंडिया, जो पुअर जिनका $2 से कम का इनकम है, वो इंक्रीज हुआ है 75 मिलियन से। पेंडेमिक के बाद, कोरोना पेंडेमिक के बाद जो है, जो जो लोग हैं, पुअर पुअर लोगों का संख्या जो है 75 मिलियन और बढ़ा है। तो ये एक चिंता का विषय है। और जबकि स्टॉक मार्केट जो बढ़ा जा रहा है, तो रिच जो है रिच हो रहे हैं, लेकिन पुअर जो है और ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो हमें इकोनॉमिक जो हमारा ग्रोथ है पर्सपेक्टिव, उसको हमें फिर से देखने की जरूरत है कि क्या हम ग्रोथ कर रहे हैं या वो क्या मेथड हम यूज कर रहे हैं। पेंडेमिक हैज रिवील्ड द ओल्ड इकोनॉमी वाज नॉट गुड फॉर माइग्रेंट वर्कर्स। तो पेंडेमिक ने बताया कि जो जो ओल्ड इकोनॉमी था हमारा, पेंडेमिक के पहले का जो इकोनॉमी था, वो माइग्रेंट वर्कर के लिए सही नहीं था। देयर ईज ऑफ लिविंग वाज ऑफन सेक्रीफाइड फॉर कैपिटल्स ईज ऑफ डूइंग बिजनेस।
तो उनका ईज ऑफ लिविंग जो नहीं उतना इंपॉर्टेंट था, बेसिकली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कैसे अच्छा हो, ये है ना कंट्री देख रही थी बेसिकली। इंडियन इकोनॉमी मस्ट ग्रो टू क्रिएट मोर इनकम्स फॉर इस बिलियन प्लस सिटीजन। तो ये इन्होंने सजेशन दिया है कि जो ग्रो करना जरूरी है इन इकोनॉमी को, बिलियन को, कि जो बहुत सारे लोग हैं उनको न उसका फायदा पहुंचे, लेकिन ग्रोथ जो है मस्ट नो लॉन्गर बी द कॉस्ट ऑफ इन्वायरमेंट। लेकिन इन्वायरमेंट के कॉस्ट पे हमें इसको ग्रोथ को नहीं करना है, इन्वायरमेंट को भी हमें देखना है कि इन्वायरमेंट इफेक्ट नहीं हो रहा हो। तो हमें नई स्ट्रेटेजी की जरूरत है ग्रोथ के लिए। पहला स्ट्रेटेजी क्या है कि ब्रॉडर प्रोग्रेस मेजर्स, मतलब कि हमें जो सिर्फ इकोनॉमी नहीं देखना, जीडीपी नहीं देखना, एक तरह से हमें जो है इन्वायरमेंट कॉस्ट भी देखना है कि हम जो ग्रोथ कर रहे हैं, हमारा जीडीपी जब बढ़ रहा है, एक कंपनियां हम लगा रहे हैं, फैक्ट्री लगा रहे हैं, उसका इन्वायरमेंट पे और सोशल कंडीशन, जो मतलब माइग्रेंट वर्कर हो गया, जो पुअर पीपल है, उनके सोशल कंडीशन पे क्या असर पड़ रहा है, इसको हमें उससे कैसे डिटेक्ट करना है जीडीपी से, ताकि हम सही जीडीपी के पर पहुंच सके। हेल्थ ऑफ इन्वायरमेंट हो गया, कंडीशन ऑफ सोसाइटीज हो गया, जैसे कि पब्लिक सर्विस, इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटी। तो ये सारी चीजों को भी हमें आकलन करना है, इस सब चीजों को भी हमें मेजरमेंट करना है जब जीडीपी का मेजर कर रहे हो। तो ये उन्होंने बताया बेसिकली। उसके बाद उन्होंने बताया कि यूनिवर्सल सॉल्यूशन फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ, और इन्होंने बताया कि जो सॉल्यूशन है इम्प्रूवमेंट का, वेलबींग का, जैसे यहाँ पे जो बताया गया वेलबींग का, ये लोकल होना चाहिए, ये लोकल कम्युनिटी के ऊपर होना चाहिए। तो यूनिवर्सल सॉल्यूशन फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ वेलबींग इज फॉर द लोकल कम्युनिटी टू वर्क टुगेदर। तो ये तभी होगा जब सारी जो लोकल कम्युनिटी, जो एक कम्युनिटी रह रही है, वो एक साथ काम करे, टू फाइंड देयर ओन सॉल्यूशन, वो अपना सॉल्यूशन ढूंढे विद इन देयर कंट्रीज एंड इन देयर विलेजेस। तो कोई यूनिवर्सल सॉल्यूशन नहीं हो सकता वेलबींग का कि हर देश उसको अपना ले और वेलबींग हो जाए। ये जो है हर कम्युनिटी का, हर देश का, हर विलेज का अपना जो है सॉल्यूशन होना चाहिए उस देश का। लोकल को ज्यादा पता होता है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, उनमें से कौन सा डेवलपमेंट गोल उनके लिए ज्यादा मैटर करता है, और उसको उस चीज को वहां पे इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है उन लोकल के मदद से। देयरफॉर स्टैंडर्ड्स ग्लोबल सॉल्यूशन विल नाइदर मेक देयर कंडीशन बेटर नॉर मेक देम हैप्पियर। तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि हमें यूनिवर्सल जो है सॉल्यूशन लेने की जरूरत नहीं है, बोरो करने की जरूरत नहीं, हमें अपना जो लोकल सॉल्यूशन, हर कम्युनिटी को का अपना सॉल्यूशन देखने की जरूरत है कि वहां पे उनके लिए क्या फायदेमंद है, और उस हिसाब से काम करने की जरूरत है। इन्होंने बताया कि पुरानी तरह इकोनॉमी जो उन्होंने बोला कि अच्छी नहीं थी माइग्रेंट वर्कर के लिए, उस पर हम वापस जा रहे हैं। गवर्नमेंट जो है ऑलरेडी फिर ना जो चेंज कर रही है, पीछा कर रही है अपना, कि $5 ट्रिलियन इकोनॉमी हमें बनाना है। वेल्थ क्रिएटर्स को हम ना प्रमोट कर रहे हैं एक तरह से, कि वही सॉल्यूशन है, उसी के थ्रू हम बेसिकली 5 ट्रिलियन इकोनॉमी पे जा सकते हैं। पावर सेंट्रलाइज हो रहा है, तो ये सब चीज़ों को वैसे निगेटिव इम्पैक्ट बताया इन्होंने कैसे हो रहा है। The side effect of these bold solution can cause great harm to the overall health of system। इससे हेल्थ, जो सिस्टम का हेल्थ है वो खराब होगा। इसका ट्रीटमेंट क्या है कि टू दैट दोज दैट हेल्प द सिस्टम टू हील इटसेल्फ, देयरफॉर कम्युनिटीज मस्ट अलाउड टू एंड असिस्टेड टू फाइंड देयर ओन सॉल्यूशन। तो इन्होंने यही कहा है कि अपना सॉल्यूशन उनको निकालने की जरूरत है, कम्युनिटीज को, लोकल कम्युनिटीज को, और हमें रेडीमेड सॉल्यूशन जाने की जरूरत नहीं है कि जीडीपी हम कैसे बढ़ेगा। तो वेल्थ क्रिएटर्स को हम परचेज कंपनी को हम बुला रहे हैं यहाँ पर। इसी इन्होंने कहा है कि लार्ज कंपनी या वेल्दी इंडिविजुअल को हम फेवर कर रहे हैं, तो उससे वो सॉल्यूशन जो हर जगह काम नहीं करेगा। हमें अपना लोकल सॉल्यूशन देखना है कि हमारे यहाँ माइग्रेंट वर्कर ज़्यादा है, हमारे यहाँ पुअर पीपल ज़्यादा है, किस तरह की कम्युनिटी मिल रहे हैं। तो उन सब चीज़ों को हमें लोकल सॉल्यूशन बनाने की जरूरत है, हमें अपना जो है सॉल्यूशन ढूंढने की जरूरत है। उसके अलावा इन्होंने बेसिकली जो वेस्टर्न आइडिया बताया था, आइडियोलॉजी ऑफ इंडिविजुअलिज्म, तो ये कुछ खास इंपॉर्टेंट इतना नहीं है। When only some science India does not shine। तो ये इन्होंने बताया कि सिर्फ कुछ लोग अगर वेल्दी हो रहे हैं, रिच हो रहे हैं, तो इससे जो है पूरी कंट्री जो है रिच नहीं होगी, पूरी कंट्री ग्रो नहीं करेगी। ये हमें सोचने की जरूरत है। ये मोटा मोटी है इसमें जो आपका मोटा मोटी आपके लिए है कि भाई लोकल सॉल्यूशंस को हमें देखने की जरूरत है, लोकल सॉल्यूशन हमें ढूंढने की जरूरत है, कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच हमें लेने की जरूरत है, कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच, ताकि हम हर कम्युनिटी का वेलबींग हम देख सकें। सिर्फ रिच और जीडीपी को, और उसके अलावा जीडीपी को जो है हमें अलग इन पैरामीटर्स को देखने की जरूरत है। इसमें हमें इन्वायरमेंट और सोशल फैक्टर्स जो है, सोशल वेलबींग्स को भी देखने की जरूरत है, इसमें इंक्लूड करने की जरूरत है। नेक्स्ट आपका आर्टिकल है, एडिटोरियल आपका है, द रिमोटनेस इज नो हिंड्रेंस टू एकेडमिक एक्सीलेंस। तो ये बेसिकली कुछ पहले एक आर्टिकल आया था हिंदू में ही, फरवरी 20 का, जिसमें कि उन्होंने कहा था कि जो राइटर थे उस समय, कि उन्होंने कहा था कि 10 से 12 आईआईटी होने चाहिए, बड़े अर्बन एरिया में होने चाहिए,
और है ना ये जो है रिमोटनेस जो है बेसिकली जो अभी हम देख रहे हैं कि कुछ रिमोट एरिया में भी आईआईटीज खुली हैं, उसके कारण वहाँ पे उतनी पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही, क्राउन ज्वेल्स नहीं हो रहे हैं। तो एक्सीलेंस एजुकेशन डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ मेंटरशिप। तो इन्होंने राइटर ने जो है इन्होंने इसको काउंटर किया है, इन्होंने कहा कि जो एक्सीलेंस एजुकेशन सिस्टम है वो डिपेंड करता है मेंटरशिप कैसी, वहाँ पे फैकल्टी मतलब कैसी है, उसके साइज और लोकेशन ऑफ कैंपस पे डिपेंड नहीं करता है, मतलब कितना बड़ा कैंपस है, अर्बन एरिया में लोकेटेड है, उस पर डिपेंड नहीं करता है कोई भी इंस्टीट्यूट का एक्सेलेंस। तो इम्प्रूव करने के लिए अगर कोई आईआईटी मतलब खराब प्रदर्शन कर रही है, अगर एजुकेशन सिस्टम उतना अच्छा नहीं है, तो इम्प्रूव करने के लिए हमें फैकल्टी शुड बी मेड बिगर, फैकल्टी को और बड़ा करने की जरूरत है। एंड रिक्रूटमेंट जो हम फैकल्टी का कर रहे हैं उस जो जिस पैरामीटर पे हम चेंज कर रहे हैं उसको हमें फोकस करने की जरूरत है, क्वालिटी पे नॉट क्वांटिटी पे। तो ये इन्होंने बेसिकली मोटा मोटी सजेशन दिया है, इन सब उसी को एक्सपेंड किया इन्होंने कि अगर किसी एजुकेशन सेंटर को हमें और एक्सेलेंट करने की जरूरत है तो हमें जो फैकल्टी जो क्वालिटी है उसको हमें अच्छा करने की जरूरत है। वो साइज और लोकेशन पर डिपेंडेंट नहीं करता है, इंस्टीट्यूट के साइज कितना बड़ा साइज है, कहाँ पे लोकेटेड है, और साथ ही साथ हमको जो हम फैकल्टी को रिक्रूट कर रहे हैं उसका हमको पैरामीटर चेंज करने की जरूरत है, पैरामीटर को फिर से देखने की जरूरत है। जैसे इंजीनियरिंग स्कूल का बताया कि क्या क्या आईआईटी की इंजीनियरिंग कॉलेज है, तो वहाँ पे क्या क्या पैरामीटर्स होता है, क्या फंक्शन है होना चाहिए, तो उन्होंने बताया यहाँ पर कुछ ओवरऑल एजुकेशन एट हाई secondary and college level is really a nourishment that society produces to meet and bless the intense energies of young adults। तो ये बेसिकली हाई एजुकेशन का कहीं भी एम जो होता है, ऑब्जेक्टिव जो होता है, ये होता है। तो कुछ जो होता है बहुत बार कि ना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन आप जाते हैं तो कुछ लैक ऑफ लैंग्वेज स्टडी स्किल जो है उसके कारण कुछ लोग जो है बच्चे जो है वो कम्पीट नहीं कर पाते हैं। इसके लिए जरूरत है कि हम एक्स्ट्रा ट्रेनिंग और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर वहां पे करें। तो यहाँ पे से इन्होंने बताया सॉल्यूशन, जैसे कि आईआईटी मंडी का इन्होंने सॉल्यूशन दिया है कि वहाँ पे क्या होता है कि 5 वीक इंडक्शन प्रोग्राम वो कंडक्ट कराते हैं, जो नए बच्चे आते हैं, नए स्टूडेंट आते हैं, उनके लिए 5 वीक इंडक्शन प्रोग्राम कंडक्ट कराते हैं, जिससे क्या होता है कि उनको एक फील एट होम होता है, मतलब कि वो अच्छे से घुल मिल जाते हैं वहाँ के फैकल्टी के साथ, वहाँ के ना अदर स्टूडेंट के साथ। और इससे जो है जो लोगों स्टूडेंट नए स्टूडेंट और फैकल्टी के बीच में जो दूरी जो है फासला जितने से कम हो जाता है, वो आसानी से वहाँ पर फैकल्टी के साथ अपना जो प्रॉब्लम शेयर कर पाते हैं, ताकि वो अच्छे से आगे पढ़ाई कर पाए अपना। तो ये इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर, जो कि आप सजेशन में लिख सकते हैं कि किसी और इंस्टीट्यूट में आपको क्या करने की जरूरत है। पहला ये हो गया। इसके अलावा इन्होंने बेसिकली आईआईटी मंडी का एग्जाम्पल दिया कि उन्होंने कोर्स डिजाइन किया है, कोर्सेज फ्रॉम डिजाइन एंड इनोवेटिव स्ट्रीम विच इंक्लूड्स मैंडेटरी सोशल टेक्निकल प्रैक्टिकल। तो यहाँ पे सोशल टेक्निकल सोशल को भी डाला है इसमें अपने करिकुलम में, इसको हम चेंज कर सकते हैं अपने करिकुलम में, इस हिसाब से इसको सजेशन में आप लिख सकते हो। Because our faculty salaries are lower than international norms, it makes sense to hire many more faculty members than we do now। तो ये नहीं बताया कि हमारा सैलरी कम है, तो इसीलिए बेसिकली हम जो है और फैकल्टी मेंबर को हम हायर कर सकते हैं, क्योंकि सैलरी कम है तो ज़्यादा हम अफोर्ड कर सकते हैं इस तरह से, और हमारा लेबर सरप्लस कंट्री है, तो वी शुड रेडिली यूज ऑल द स्किल्ड लेबर दैट वी कैन मस्टर। तो हमारा स्किल्ड लेबर उसको हमको यूज करना चाहिए फैकल्टी के तौर पर। तो दो यहाँ इन्होंने प्रॉब्लम बताया है, जो फैकल्टी रिक्रूटमेंट है उसमें क्या प्रॉब्लम है और क्या सॉल्यूशन हो सकता है। पहला इन्होंने प्रॉब्लम बताया है कि नॉट इनफ फैकल्टी मेंबर्स आर हायर्ड। तो बहुत ज़्यादा हम फैकल्टी मेंबर हायर नहीं करते, फैकल्टी का नंबर जो है वो कम है, और जिसको हम हायर कर रहे हैं उसको ऑलरेडी हमने इसीलिए क्योंकि नंबर कम है, कम फैकल्टी है, तो उनको हम एक्स्ट्रा हमने बर्डन दे रखा है जो कि नॉन करिकुलम है। एक तो उनका होता है कि इसे पढ़ाने का, उसके अलावा हम उसको काम दे देते हैं जैसे कि आप कैंटीन को भी रन कीजिए, और बाकी जो अलग अलग काम है कुछ है जैसे कि मैनेजिंग प्लेसमेंट सेल को भी आप मैनेज करें, टेंडर्स को आप मैनेज करें। तो ये सब से क्या होता है ओवर बर्डन हो जाते हैं, जो उनका मेन काम है पढ़ाने का, उस पर वो फोकस नहीं कर पाते हैं। दूसरा जो प्रॉब्लम है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फैकल्टी को रिक्रूट करें। दूसरा प्रॉब्लम क्या उन्होंने बताया, इनकंसिस्टेंसी एंड ग्रुप थिंक इन हायरिंग कमिटीज। तो हायरिंग जो हो रहा प्रोसेस वो गलत है एक तरह से। जनरली हम देखें तो हायरिंग दो स्टेज का होता है, एक पहले हम शॉर्टलिस्ट करते हैं, जो हमारे पास एप्लीकेशन आए हैं उसको शॉर्टलिस्ट किया जाता है, उसके बाद एक इंटरव्यू पैनल जो है वो उसको देखता है कि भाई आपने कितना पेपर किया है, उसको इंटरव्यू पैनल उसको बेसिकली सेलेक्ट करता है। शॉर्टलिस्टिंग का जो प्रोसीजर है यहाँ पर पहला स्टेज, वहाँ पे इन्होंने ऑब्जेक्ट किया है राइटर में कि उसको शॉर्टलिस्ट हम कैसे करते हैं, कितना आपने नंबर ऑफ पेपर्स ने पब्लिश किया है, ग्रांट्स आपको कितना मिला है, एंड द लाइक्स, देन दोज हायर्ड मे बी मेटिक्योर
इससे क्या होगा कि वो जो हम जिसको हायरिंग कर रहे हैं वो मेडिक्योर आदमी होगा, एक तरह से पेपर मैन्युफैक्चरिंग होगा, मतलब कि सिर्फ पेपर पब्लिश कर रहा है। तो हमें इसको चेंज करने की जरूरत है। क्या चेंज करने की जरूरत है, इन्होंने बताया है। अल्टरनेटिव क्या है कि हम रिवर्स कर दें इस प्रोसेस को रिक्रूटमेंट का। हम एप्लीकेंट से क्या मांगे, सिर्फ यही कि इन एडिशन टू देयर सीवी के अलावा 2 बेस्ट रिसर्च पब्लिकेशन, 2 आपका बेस्ट जो रिसर्च आपने किया है उसको आप दीजिए, और 2 बेस्ट पेडोगिक मटेरियल, जैसे कि आपने कुछ असाइनमेंट दिया है, एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया है, तो वो आप बताएं। तो इनके बेसिस पर ही हमें उसको शॉर्टलिस्ट करना चाहिए। हमें उससे पूरा जो उन्होंने क्या क्या पेपर किया है, क्या क्या उन्होंने रिसर्च किया है, उस सब चीजों की हमें जरूरत नहीं है। बस 2 बेस्ट पेपर और 2 बेस्ट पेडोगिक मटेरियल जो है आप अपना दें। At first stage, external professors could prepare a shortlist based solely on the 2 best publication and sample pedagogic material। तो ये इन्होंने बोला है कि इस चीज को हम चेंज कर सकते हैं, ये सजेशन इन्होंने दिया है। हमें वो पेपर मैन्युफैक्चरिंग फैकल्टी नहीं चाहिए। उसके अलावा इन्होंने बोला कि जैसे कि यहाँ पे था कि नए आईआईटी उतना अच्छा नहीं कर पाएंगे, तो इन्होंने एग्जाम्पल दिया स्टार्टअप्स का, कि स्टार्टअप जैसे बहुत सारे स्टार्टअप जो अच्छे कर रहे हैं वहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो इसीलिए स्मॉलर आईआईटी या लो आईआईटी से हमें कम एक्सपेक्टेशन रखना नहीं चाहिए। बहुत सारी छोटी आईआईटी जो नई आईआईटी है उन्होंने भी अच्छा परफॉर्म किया है। जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया आईआईटी जो रोपड़ में है पंजाब में, और इंदौर मध्य प्रदेश की आईआईटी जो है वो टॉप 100 यंग यूनिवर्सिटीज ऑफ वर्ल्ड के रैंकिंग में आई है। आईआईटी मंडी की बात करें तो आईआईटी हैज एज इंटरनेशनल रेसिडेंट फैकल्टी बॉडी एज एनी अदर आईआईटी। तो इसके पास आईआईटी मंडी के पास में जो आपका इंटरनेशनल रेसिडेंट फैकल्टी बॉडी भी है, 7th आती है ये आईआईटी मंडी जो है इन अटल इनोवेशन रैंकिंग। तो ऐसा नहीं कि छोटी या नई आईआईटी है तो वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगी या उतना अच्छा काम नहीं कर सकती, उसको बंद कर देना चाहिए, ऐसा नहीं है। उसको काउंटर करने के लिए उन्होंने एग्जाम्पल दिया है नई आईआईटी के बारे में। उसके अलावा जो यहाँ पे कहा गया था कि अर्बन सेंटर्स में ही सिर्फ आईआईटी या बिग बिग क्राउन बिग इंस्टीट्यूट होने चाहिए, उन्हीं को टारगेट करना चाहिए। तो उसका अपोज करके उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी का एग्जाम्पल दिया है कि कॉर्नेल यूनिवर्सिटी जो है वो हार्ट ऑफ रूरल न्यू इंग्लैंड में है, लेकिन तब भी इसका जो काफ़ी है ना अच्छा परफॉर्मेंस है इसका, अच्छी यूनिवर्सिटी मानी जाती है। इसके अलावा इन्होंने नया एक अलग और एग्जाम्पल दिया है, जापान न्यूएस्ट वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी ओकिनावा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये जो है मोस्ट रिमोट कॉर्नर है, यहाँ पे सेटअप किया गया है। तो रिमोटनेस जो है उससे आप हिंड्रेंस नहीं एक्सीलेंस का। तो ये इन्होंने बेसिकली कुछ सजेशन दिए कि साइज और फैकल्टी साइज और कहाँ पे वो लोकेटेड है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बेसिकली फर्क पड़ता है पहला फैकल्टी के ऊपर में, फैकल्टी कैसी है, कितनी फैकल्टी है, और तीसरा जो है आप जो वहाँ पे कैसे उसको रिक्रूट कर रहे हैं फैकल्टी मेंबर को। नेक्स्ट आपका जो आर्टिकल है एडिटोरियल गुड नेबर्स, ये बेसिकली जो अभी प्राइम मिनिस्टर जो विजिट किए थे उन्होंने ना बांग्लादेश, तो इंडिया बांग्लादेश रिलेशन के ऊपर में बताया इन्होंने कि क्या क्या जो यहाँ कुछ पॉजिटिव बताया, जो पॉजिटिव हुआ है हमारे रिलेशन के बीच में। एक तो जो बांग्लादेश गवर्नमेंट का डिसीजन 2009 से कि जो एंटी टेरर कैंप वहाँ चल रहे थे उसको उन्होंने बंद किया, बहुत सारे को, बहुत सारे जो इंडिया मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स थे टेररिस्ट थे उनको हैंड ओवर किया इंडिया को। इसके अलावा इंडिया ने जो क्या किया, जो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट पेंडिंग था बहुत दिन से, बहुत सालों से, उसको कंक्लूड किया, जो इंक्लेव्स थे हमने एक्सचेंज किए। इसके अलावा इंडिया ने इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल वर्डिक्ट था बांग्लादेश के फेवर में आया था, उसको एक्सेप्ट किया मैरीटाइम डिस्प्यूट को लेकर के। जो अभी बाकी है कुछ करना, जो कि अभी कंटेंसस इशू है, कंफ्लिक्ट का सिचुएशन है इंडिया बांग्लादेश के बीच में, पहला है तीस्ता वाटर शेयरिंग जो अभी तक कंक्लूड नहीं हुआ है। इसके अलावा बांग्लादेशी सिविलियंस को जो बॉर्डर पे हम देखते हैं किलिंग होती है, जो बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, बेसिकली कैटल स्मगलिंग जो होता है, तो उसमें बीएसएफ जो है या फिर जो बॉर्डर गार्ड्स हैं वो क्या करते हैं, वो बेसिकली बहुत शूट शूट कर देते हैं, बन जाते हैं सिविलियंस वहाँ के। तो ये भी एक कंटेंसस इशू है दोनों गवर्नमेंट के बीच में। तो इसको हमें बेसिकली देखने की जरूरत है आगे के समय में। तो इसको आप जो जीएस पेपर 2 है उसमें इंडिया बांग्लादेश रिलेशन में आप लिख सकते हैं क्या हमारा अच्छा रिलेशन है और क्या हमें कहाँ पर और काम करने की जरूरत है। नेक्स्ट आपका एडिटोरियल है ऑफ पुलिस एंड पॉलिटिकल क्वैगमाइट्स। ये जो बेसिकली जो मुंबई पुलिस का जो अभी हुआ है, मुंबई पुलिस केस में, जहाँ पे कि वहाँ के कमिश्नर जो है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में भी अपील किया उन्होंने, वहाँ पे करप्शन जो चार्जेज आए हैं, तो इसको उन्होंने बेसिकली बताया है। तो यहाँ पे इन्होंने जो सजेशन दिया कि सुप्रीम कोर्ट को एक सुओ मोटो इसका कॉन्ग्रेंस लेते हुए इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहिए, ताकि जो ये जो कंफ्लिक्ट का सिचुएशन है इसको दूर किया जा सके।
यही बेसिकली उन्होंने बताया है। जैसे कि गुजरात राइट केस में सुप्रीम कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया था, खुद से वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कराया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर में, तो इस चीज़ को कराने की जरूरत है। इसके अलावा इन्होंने प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस के बारे में मेंशन किया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। अगर इंडियन पुलिस रिफॉर्म्स को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दी थी कि पुलिस रिफॉर्म्स कैसे आपको क्या इंप्लीमेंट करना है। इंपॉर्टेंट जो उसमें गाइडलाइन था कि फिक्स 2 साल का टेन्योर होना चाहिए जो टॉप पुलिस पोस्ट के लिए, जैसे कि डीजीपी के लिए 2 साल का फिक्स टेन्योर आपको रखना चाहिए। तो ये इसको केस के आप सजेशंस को देख सकते हैं, आपके आंसर्स लिखने में आपको मदद कर पाएगा वो। तो बेसिकली इतना ही इन्होंने बताया, लेकिन उन्होंने बताया पॉलिटिकल इंटरफेरेंस रहता है बहुत जगह पे, तो इस केस के लिए बस इन्होंने बोला है कि यहाँ पे आप सुप्रीम कोर्ट को अपना सो मोटो इसका इन्वेस्टिगेशन कराना चाहिए। ज़्यादा कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं, इसको आप बाकी अवॉइड कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आर्टिकल है रोड टू प्रोग्रेस। तो ये बेसिकली जो है डेयरी, जो रूरल डेयरी को लेकर के और वीमेंस डेयरी फार्मर्स को लेकर के उनका अचीवमेंट जो है बताया गया है। ऑपरेशन फ्लड हम सब जानते हैं, जो ऑपरेशन फ्लड क्या था कि डेयरी रिवॉल्यूशन जो हुआ था आनंद गुजरात में स्टार्ट हुआ था आपका, जो वर्गीस कुरियन थे उन्होंने इस तरह से पायनियर थे इसमें। तो उन्होंने कोऑपरेटिव डेयरी कोऑपरेटिव मॉडल्स जो है उसको काफ़ी उसका सपोर्ट के साथ रूरल इंडिया में जो है डेयरी रिवॉल्यूशन किया था। इससे फ़ायदा क्या हुआ, डेयरी जो कोऑपरेटिव से क्या फ़ायदा हुआ इन्होंने बताया, स्पेशली वीमेन फार्मर्स या वीमेन जो रूरल हाउस होल्ड्स हैं उनको क्या फ़ायदा हुआ है इस ऑपरेशन फ्लड से या डेयरी कोऑपरेटिव चेन से, ये इस आर्टिकल में बेसिकली बताया गया है। तो इससे क्या हुआ, पहला तो इनहेंस बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेज जो है वो अच्छा हुआ, मतलब कि बैकवर्ड आप जो डेयरी है जहाँ से आप दूध सोर्स कर रहे हैं वो स्ट्रांग हुआ, और जहाँ मार्केट जो है वो आपका स्ट्रांग हुआ, ये लिंकेज जो है स्ट्रांग हुआ इस ऑपरेशन फ्लड से, ये कोऑपरेटिव मॉडल से। फ्रीइंग, इससे क्या हुआ, जो स्मॉल फार्मर्स थे यहाँ पे मान लीजिए उनको डायरेक्ट एक्सेस मिला मार्केट का, तो मिडिल मैन जो थे वो हट गए बीच से। डायरेक्टली आप जो है अमूल जैसी कंपनी को आप डायरेक्टली जो है वहाँ पे कॉपरेटिव्स को या फिर जो बड़ी बड़ी कॉपरेटिव्स है उसको आप दूध डायरेक्टली सप्लाई कर रहे हैं। मिनिमम प्रोक्योरमेंट प्राइस फॉर मिल्क, और को आपको मिनिमम प्राइस जो है मिल रहा है। तो ये इसका फायदा हुआ ऑपरेशन फ्लड का, स्पेशली वीमेन जो इंगेज है उसमें, वीमेन फार्मर्स। इसके अलावा एनडीडीबी का इन्होंने बात किया, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड जो है ये बेसिकली फार्मर ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स चला रही है जिसमें कि वीमेंस को ट्रेन किया जा रहा है साइंटिफिक बेस्ट प्रैक्टिसेस में, एनिमल हेल्थ को लेकर के, फॉडर क्वालिटी क्या होनी चाहिए, क्लीन मिल्क प्रोड्यूशन आप कैसे कर सकते हैं, इन सब चीज़ों पे उसको ट्रेन किया जा रहा है वीमेन फार्मर्स को, जिससे और जो है फायदा होगा वीमेन फार्मर को कि वो सक्सेस अचीव करने में और ग्रोथ करने में। विथ इन द इनकम जनरेटिंग टू रिलेटेड टू डेयरिंग, इन्होंने वैसे उसका केस स्टडी बताया कैसे वीमेन फार्मर्स को ये हेल्प हुआ है। तो राजस्थान का इन्होंने बताया, राजस्थान में कुछ वीमेन फार्मर जो वीमेन कोऑपरेटिव डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी मेंबर्स ने जो उन्होंने 31% जो है उन्होंने अपना कच्चा घर जो पक्का कर लिया। 39% जो वीमेन फार्मर्स ये डेयरी कोऑपरेटिव मेंबर्स हैं कंस्ट्रक्टेड कंक्रीट सेट्स फॉर देयर कैटल, उनके कैटल के लिए जो लाइव स्टॉक है उनके लिए कंक्रीट का सेट बनाया, और इस कमाई से जो डेयरी से उनका कमाई हुआ। तो ऑल्सो प्रोवाइड फर्टाइल, इससे और क्या फायदा होता है कि फर्टाइल ग्राउंड फॉर ग्रूमिंग वीमेन फ्रॉम रूरल एरियाज फॉर लीडरशिप पोजीशन, ये भी फायदा हो रहा है कि उनको जो लीडरशिप पोजीशन के लिए, मतलब ग्राम पंचायत के लिए और जो रूरल ये कॉपरेटिव्स है इनके ये चेयरमैन बन रही हैं, मेंबर्स बन रही हैं, तो इससे उनको जो है लीडरशिप पोजीशन भी मिल रहा है और उसके लिए भी वो तैयार हो रही हैं, तो ये भी एक फायदा हुआ इससे। वीमेन इन ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस, तो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस से वो हट रही हैं एक तरह से, उनको और ग्लोबल एक्सपोजर, एक तरह से कह सकते हैं बाहर का एक्सपोजर मिल रहा है उनको। चैलेंजेस क्या है, इस इंफॉर्मेशन एसिमेट्री था चैलेंजेस बेसिकली इस सेक्टर में इंफॉर्मेशन, तो ये कोऑपरेटिव से वो भी सॉल्यूशन उसका हो रहा है। द प्रेजेंस ऑफ कलेक्टिव इन द फॉर्म ऑफ कॉपरेटिव्स एंड मिल्क यूनियन प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन इनहेंसिंग नॉलेज एंड बार्गेनिंग पावर ऑफ वीमेन, इससे वीमेन का बार्गेनिंग और नॉलेज पावर जो है वो भी बढ़ा है कॉपरेटिव से। तो ये बेसिकली आप केस स्टडी में, जब आपका पेपर 1 है, इस तरह से जीएस पेपर 1 है आपका, सोसाइटी है, वीमेन है, उसमें भी आप इस केस स्टडी को लिख सकते हैं कि कैसे हम उसको और इनहेंस करा सकते हैं और क्या क्या ये ऑलरेडी वीमेन कोऑपरेटिव का कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर का क्या फायदा हुआ है स्पेशली रूरल एरिया में, और उसका क्या क्या यहाँ पे आप राजस्थान का केस स्टडी आप दे सकते हैं या फिर ऑपरेशन फ्लड का आप केस स्टडी दे सकते हैं। तो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के बारे में थोड़ा बता दूं आपको, ये जो इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है जो कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू सेटअप हुआ है, मतलब कि एक पार्लियामेंट स्टेट्यूटरी बॉडी है एक तरह से ये, इसको वर्गीस कुनियन ने 1965 में स्टेब्लिश किया था। ये आनंद गुजरात में पड़ता है इसका हेडक्वार्टर।
इसका जो मेन पर्पस था कि नेशन हमारा जो प्रोग्रेस है नेशन का, वो बेसिकली डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरिया में के कारण ही हो सकता है। तो रूरल इंडिया को डेवलप करना बहुत ही जरूरी है। इसका जो काम है, टू प्रमोट फाइनेंस एंड सपोर्ट प्रोड्यूसर ओन्ड एंड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। प्रोड्यूसर ओन जो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि कोऑपरेटिव्स हो गए आपके, उसको प्रमोट करना, उसको फाइनेंस करना, अगर उनको फाइनेंस चाहिए तो उनको सपोर्ट करना कि भाई आपको मार्केट नहीं मिल रहा है तो मार्केट देने का, उनसे उन सामान उनका नहीं बिक रहा है या सोर्स नहीं कर पा रहे हैं तो सब चीज़ों में हेल्प करने का, ट्रेनिंग हो गया आपका, इन सब चीज़ें को ये करती है ये बोर्ड। इसकी कुछ सब्सिडियरीज है, जैसे कि IDMC लिमिटेड आनंद में, मदर डेयरी हो गया दिल्ली में, NDDB डेयरी सर्विसेज हो गया दिल्ली में, इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड हैदराबाद में। तो ये सारी इसकी सब्सिडियरी है। नेक्स्ट आपका जो ये डेटा पॉइंट है एडिटोरियल के अंदर में ही, तो ये बेसिकली स्वेज कैनाल को लेकर के उन्होंने बताया। स्वेज कैनाल जो अभी हमने देखा था कुछ दिनों से न्यूज में था, और उसको मैंने कवर भी किया कल के आर्टिकल में भी, डिटेल में उसका मैप भी बताया है, उसको आप देख सकते हैं, लिंक मैंने दिया डिस्क्रिप्शन में, उसको क्लिक करके आप देख सकते हैं उसके बारे में। तो ये बेसिकली क्या है, 193 किलोमीटर कैनाल है, लंबा कैनाल है। ये मेडिटेरियन सी को और रेड सी को कनेक्ट करता है। और इससे जो क्या फायदा है कि आपको जो लंबा जो पहले डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता था आपको पूरा अफ्रीका को लेकर के, अगर आप एशिया से यूरोप या यूरोप से एशिया आ रहे हैं तो आपको एक बहुत लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता था, तो उसको ये काफी कम कर देता है। थाउजेंड्स ऑफ नॉटिकल माइल्स जो आपका डिस्टेंस कम हो जाता है इस स्वेज कैनाल के रूट से। तो इसमें अगर हम देखें तो काफी ये इंपॉर्टेंट रूट है, नेविगेशन रूट, सी रूट है। इसमें अगर 2019 की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 19,000 वेसल्स जो हैं इस रूट से गुजरे थे, और उसमें 1.2 बिलियन टन ऑफ कार्गो था। तो कह सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है ये रूट जो है, आप देख सकते हैं धीरे 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 ये जो बढ़ा ही है यहाँ पर आपका जो कितने वेसल्स है धीरे धीरे बढ़े ही है आपका, और ये भी आप कार्गो भी है देखते धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रूट है, इंटरनेशनल रूट है। इसके अलावा जो रूट है वो है आपका केप ऑफ गुड होप का, जो मैंने कहा अफ्रीका से आपको, ये अफ्रीका आएगा तो अफ्रीका से आपको गुजरना पड़ेगा पूरा ट्रेवल करके। इससे कितना डिस्टेंस, ये इन्होंने बताया एग्जांपल देकर के, कितना ये डिस्टेंस इससे आपको ज्यादा ट्रेवल करना पड़ेगा केप ऑफ गुड होप से अगर आप जाते हैं तो, अगर स्वेज कैनाल नहीं होता तो। इन्होंने इसे कंपेयर किया, मुंबई से न्यूयॉर्क अगर जाना है शिप को तो स्वेज कैनाल से रूट इतना है आपका, अगर आप जाते हैं केप ऑफ गुड होप से जाते हैं तो इतना नॉटिकल माइल्स पड़ता है, तो तकरीबन 3,000 आपका नॉटिकल माइल्स सेव होता है अगर आप स्वेज कैनाल का रूट लेते हैं। इससे क्या पेट्रोल आपका जो, सॉरी पेट्रोल बोल रहा हूँ, जो आपका जो शिप का फ्यूल है वो बचता है आपका, वहां पे जो वियर एंड टीयर शिप का वो बचता है, टाइम बचता है आपका। तो बहुत सारी चीजें, जो पेरिसेबल गुड्स अगर आपके पास है शिप में तो वो आप खराब होने से बचते हैं। तो ये सारा कुछ फायदा है इसका। जैसे जिद्दा का पेरिस, ये यहाँ पे आप देख रहे हैं 9,891 किलोमीटर नॉटिकल माइल जो बेसिकली बच रहा है। तो काफी जो डिस्टेंस जो है सेव करता है आपका, शॉर्टकट है एक तरह से स्वेज कैनाल। इसी को इन्होंने बताया तो काफी इंपॉर्टेंट है। इसका मैप भी मैंने कल डिस्कस किया, तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप उस वीडियो का लिंक को क्लिक करें और आपको ये इसके बारे में डिटेल में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट आपका आर्टिकल, रिसर्चर्स फाइंड न्यू बटरफ्लाई स्पेसीज। ये जो बेसिकली एक डिकेड पहले जो एक बटरफ्लाई स्पेसीज उन्होंने इन्वेंट किया था, डिस्कवर किया था अगस्ता मलाई में, वेस्टर्न घाट में, वो उसका जब भी जर्नल ऑफ, ये जो आपका जर्नल है थ्रेटेंड टैक्सा, इसमें इसका नाम आया है। ये बटरफ्लाई स्पेसीज आपका नकाडुबा सिन्हाला रामेस्वामी। तो ये जो है ये इंडिया, श्रीलंका और साउथ ईस्ट एशिया, ऑस्ट्रेलिया, समोआ में पाया जाता है ये बटरफ्लाई स्पेसीज। ये पहली बार है जो कि बटरफ्लाई जो स्पेसीज है वो डिस्कवर किया गया है ऑल इंडिया रिसर्च टीम के द्वारा वेस्टर्न घाट से। तो ये एक इंपॉर्टेंट है आपका, प्रीलिम्स में अगर पूछा जा सकता है इसके स्पेसीज के बारे में कहाँ पाया जाता है तो ये आप लिख सकते हैं, वेस्टर्न घाट में इसको डिस्कवर किया गया है एक तरह से। नेक्स्ट आपका आर्टिकल है, ओसीआई कार्ड होल्डर्स नीड नॉट कैरी ओल्ड पासपोर्ट। ये ओसीआई कार्ड होल्डर्स का बेसिकली नया इन्होंने गाइडलाइन जारी की है कि आपको जो है नॉट हैव टू कैरी ओल्ड एक्सपायर्ड पासपोर्ट, आपको कैरी करने की जरूरत नहीं है जब आप इंडिया ट्रेवल कर रहे हो। तो ओसीआई कार्ड क्या है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया जो है उनको एक बेनिफिट दिया जाता है। ये कार्ड के थ्रू आपको गिव देम ऑलमोस्ट ऑल प्रिविलेजेस, ये कार्ड से ही आपको सारे प्रिविलेज मिलते हैं जो कि इंडियन नेशनल को मिलता है, जैसे कि आपका मल्टीपल वीजा, मल्टीपल फ्री ट्रेवल आप कर सकते हैं। कुछ कुछ जो इनको नहीं है बेनिफिट्स वो यहाँ बताया गया, जैसे राइट टू वोट आप नहीं कर सकते, ओसीआई सिटीजन जो है उनको राइट टू वोट का अधिकार नहीं है, गवर्नमेंट सर्विस में वो एम्प्लॉयमेंट नहीं ले सकते हैं, या एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी वो नहीं खरीद सकते हैं। ये लिमिटेशन है, अदरवाइज जो आप कहें तो सारी सारी बेनिफिट जो इंडियन नेशनल को एक होती है इंडियन गवर्नमेंट के पास, इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू मिलती है, वो सारा ओसीआई सिटीजन को भी मिलता है, ओसीआई कार्ड होल्डर को भी मिलता है।
ओसीआई कार्ड, ओसीआई या सिटीजनशिप के ऊपर मेरा पूरा डिटेल आर्टिकल है, उसको आप देख सकते हैं, लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो ओसीआई सिटीजन होता क्या है, बेसिकली कार्ड होल्डर क्या होते हैं, ये सिटीजन नहीं है, इंडियन सिटीजन नहीं है। ये बेसिकली पर्सन हु इज टेक्निकली ए सिटीजन ऑफ अनदर कंट्री हैविंग इंडियन ओरिजिन। तो इंडियन ओरिजिन सिटीजन है बेसिकली, जो कि इंडिया में थे या इंडियन सिटीजनशिप का ये ले सकते हैं, एलिजिबल है, लेकिन ये इंडियन सिटीजन है नहीं। तो जो कि या तो सिटीजन थे 26 जनवरी 1950 में या उसके बाद, या एलिजिबल थे सिटीजन होने के। और पाकिस्तान, बांग्लादेश और सच अदर कंट्री जो है इसके सिटीजन नहीं है। कुछ गवर्नमेंट बार बार इसको नोटिफाई करते रहती है, चेंज करते रहती है। तो ये डुअल सिटीजनशिप नहीं मानना आपको, मतलब कि ऐसा नहीं आपको इंडिया का सिटीजनशिप मिल रहा है, इंडिया का सिटीजनशिप आपको नहीं मिल रहा है। आप जिस देश के सिटीजन हैं उसी देश के सिटीजन हैं, बस आपको इंडियन गवर्नमेंट जो है कुछ बेनिफिट्स दे रही है, क्योंकि आप पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हैं। इनको वोटिंग राइट नहीं है, इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकते हैं। बेनिफिट क्या क्या मिलता है इनको, मल्टीपल एंट्री, मल्टीपर्पज लाइफ लॉन्ग वीजा मिलता है। आप लाइफ लॉन्ग आपको वीजा है, आप कितनी बार भी आ सकते हैं, जा सकते हैं इंडिया से। पुलिस रिपोर्टिंग आपको करने की जरूरत नहीं है, आप कितने समय तक रहे इंडिया में। एनआरआई से अप्रॉक्स बराबर इनको राइट मिलता है, एक्सेप्ट राइट टू एक्वायर एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी। एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी ये नहीं खरीद सकते हैं, ऐसा हमने देखा अभी। ये ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट, इस सब में आप अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए, अपीयर हो सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड भी अब ये अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ बेनिफिट इनको मिलता है, जैसा कि इंडियन सिटीजन को मिलता है, एक्सेप्ट सम बेनिफिट, जैसे हम देखा वोट का अधिकार नहीं है, एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी नहीं सकते हैं। तो ये ओसीआई सिटीजन बेसिकली इंडियन ओरिजिन सिटीजन, जिनको ये बेनिफिट्स मिलता है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हिंदू एनालिसिस। आपको वीडियो अच्छा लगा जरूर लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। सब्सक्राइब आप यहाँ से कर सकते हैं, एक मेरा ब्रांड आइकन आ रहा होगा, IQ ज्ञान लिखा हुआ, तो वहाँ पे क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में भी नीचे में आप सब्सक्रिप्शन लिंक से सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके बाद बेल नोटिफिकेशन दबाएं, और आप बाकी वीडियो भी मैंने देख सकते हैं। और इस नीच का PDF जो है आप टेलीग्राम चैनल से या फेसबुक पेज से भी आप ले सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।